प्रिय विद्यार्थियों, एक लंबे समय बाद में फिर से हमारा जो है ऑनलाइन मोड से पढ़ना प्रारंभ हो चुका है। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रश्नावली और अनुसूची के संदर्भ में, विशेष तौर पर जो तथ्य संकलन की प्रविधियां हैं, उसमें प्राथमिक तथ्यों के संकलन में जिन विधियों का हम उपयोग करते हैं, उन्हीं अध्ययन की प्रविधियों में अनुसूची और प्रश्नावली अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्लास में हमने अनुसूची क्या है उस पर पूरी बात की थी, प्रश्नावली क्या है उस पर बात की थी। अनुसूची और प्रश्नावली, एक अच्छी प्रश्नावली अनुसूची को किस प्रकार से उस निर्माण किया जा सकता है, उस पर हमने बात की थी। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ उसकी एक ब्रीफिंग कर दूं। मुख्य तौर पर प्रश्नावली जो है वो अनुसंधान की एक बहुत बड़ी प्रविधि के रूप में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, उस परिभाषा का मूल केवल इतना ही मतलब है कि ये चीज़ मैं पहले पूरी डिटेल में बता चुका हूँ। तो कई जगहों पर ये अलग अलग जगहों चीज़ों के रूप में प्रयोग में भी आती है, अलग अलग अनुसंधानों के रूप में प्रयोग में आती है। कुल मिलाकर प्रश्नावली प्रश्नों की ऐसी सूची होती है जिसमें कुछ विशिष्ट उत्तरदाताओं से कुछ विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए, कोई उद्देश्य विशेष के लिए, किसी अनुसंधान के लिए, किसी अध्ययन के उद्देश्य के लिए प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है, जो कि डाक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जैसे आजकल मेल है तो मेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। और फिर उसी को जो प्रश्नावली जो भेजी जाती, उसको उत्तरदाता अपने हाथों से भरकर पुनः अनुसंधानकर्ता को ये पहुंचा देता है, उसको लौटा देता है। तो ये एक प्रश्नावली का मूल स्वरूप इसमें होता है। हालांकि इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, इसकी अपने कुछ गुण हैं, लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पर इसकी कुछ बात की जाए तो साक्षात्कार जो करता होता है या जो अनुसंधान करता जो होता है, जो कि अनुसंधान कर रहा है, उसके किसी भी प्रकार के भावों का प्रभाव जो है उत्तरदाता पर नहीं पड़ता है। उसको पूरा एक समय मिलता है और पूरा समय लेकर वो सोच समझकर ढंग से अपने उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। बड़े क्षेत्रों के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा दूर दूर फैले लोग हैं, ऐसे क्षेत्रों में इस अध्ययन के लिए एक बहुत उपयुक्त प्रणाली के अंतर्गत ये प्रश्नावली मानी जाती है। इस प्रकार से अनुसूची जो है वो एक प्रकार का प्रश्नों की ही वही की वो सूची है। मैंने जैसा कि क्लास में भी कहा था, फर्क केवल इतना ही है कि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं वह प्रश्न की सूची लेकर अपने उत्तरदाताओं के पास जाता है और उनसे जाकर उनसे प्रश्न पूछता है और उनके सामने बैठकर उस उत्तरों को भरता है। इसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जो सामने आमने बैठकर वो अपने उत्तरदाताओं से उत्तर लेकर पढ़ता है तो उसको एक अवलोकन का मौका भी मिल जाता है। तो इस रूप में अगर देखें तो बहुत बड़ी जो है इसमें अनुसूची की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उसकी भी कुछ कमियां हैं। लेकिन दोनों ही मुख्य रूप पर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दोनों ही प्रश्नों की एक सूची है। इनको बनाने का तरीका एक ही है, इनके बनाने में ध्यान रखना है वो एक ही है। मैंने वो क्लास में भी उस दिन आपको लोगों को बताया था कि ये सारी चीज़ें एक ही है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मोटा मोटी तौर पर केवल इसका प्रयोग करने का जो तरीका है उसका अंतर आता है और उसके साथ में सारे दूसरे डिफरेंसेस आते हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें। तो अगर हम केवल अनुसूची या प्रश्नावली दोनों में से किसी की एक की विशेषताओं, उसको बनाने के तरीके और वो सारे जो मैंने क्लास में कराया वो ध्यान में रहते हैं तो हम दूसरी के भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मूल जो आज हमारा जो टॉपिक है उस पर मैं बात करूं तो हमारा मूल टॉपिक जो आज है वो ये है अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर, और यही हमारा अंतिम टॉपिक भी है इसके संदर्भ में। अनुसूची और प्रश्नावली के अंतरों में यहाँ पर मैंने कुछ बिंदु जो है वो लोड किए हैं, अपलोड किए, उनको आप ध्यान से देखें। पहला जो अंतर है वो क्या है? प्रश्नावली सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, जबकि अनुसूची अनुसंधानकर्ता स्वयं लेकर अपने उत्तरदाताओं के पास जाता है। प्रश्नावली डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, क्योंकि पहले ज़माने में ईमेल वगैरह नहीं
डाक के माध्यम से भेजा जाता था। नज़दीक है तो व्यक्तियों के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा भी पर्चा बांटाया जा सकता है, उनको भेजा जा सकता है। ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, किसी भी माध्यम से। लेकिन उसमें उत्तरदाता के पास में अनुसंधानकर्ता स्वयं नहीं जाता है, जबकि अनुसूची में जो है वो अध्ययनकर्ता स्वयं लेकर, अनुसंधानकर्ता स्वयं लेकर उत्तरदाता के पास जाता है। तो ये एक बहुत पहला और मूल जो अंतर है अनुसूची और प्रश्नावली में वो है। दूसरा, प्रश्नावली जो है वो उत्तरदाता द्वारा स्वयं भरी जाती है, उसको वो खुद भरता है, जबकि अनुसूची जो है वो उत्तरदाता नहीं भरता है, बल्कि उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर उसके जवाब लेकर अनुसंधानकर्ता अपने हाथों से अनुसूची को में दिए गए प्रश्नों को भरता है। संभवतया एक ही व्यक्ति अनुसूची और प्रश्नावली दोनों को ही काम में ले रहा है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से एक ही प्रकार की प्रश्नावली, अनुसूची, सारे प्रश्न एक ही है। अंतर वही आएगा कि एक डाक के माध्यम से, अन्य माध्यम से भेजी जाती है, उसको उत्तरदाता जो है स्वयं भर के भेजता है। दूसरा, अनुसंधानकर्ता स्वयं लेकर जाता है और उत्तरदाताओं से उत्तर पूछकर अपने अनुसंधान के उस अनुसूची को वो स्वयं अपने हाथों से भरता है। तीसरा, अनुसूची में टिप्पणियां कहीं पर भी नहीं होती हैं, लेकिन प्रश्नावलियों के लिए टिप्पणियों का होना आवश्यक है। टिप्पणी की किसी चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं वहाँ पर जाता है, इसलिए टिप्पणियों की उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है कि वो उसको समझा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, उसको बता सकता है। लेकिन प्रश्नावली में चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं वहाँ पर नहीं होता है, तो कई चीज़ों को समझाना या एक्सप्लेन करने के लिए उसे उत्तरदाताओं के पास में वो टिप्पणी करके उस तरह से उस चीज़ को भेजती है ताकि वो उत्तरदाता जो है वह उसकी अनुपस्थिति में उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। इसलिए टिप्पणियों की जहाँ तक बात है वो अनुसूची में टिप्पणियाँ नहीं होती, जबकि प्रश्नावलियों में टिप्पणियों का होना आवश्यक है। अनुसूची और प्रश्नावली का एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो इस रूप में भी देखा जा सकता है कि प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययनकर्ता जो है वो घटनास्थल का अवलोकन नहीं कर सकता, यानी कि जिन जगहों का वो अध्ययन करना चाहता है और जहाँ पर कि उत्तरदाता रह रहे, मान लीजिए उसको उन चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए कई बार उसको उसकी आवश्यकता भी होती है और वो देखना जरूरी भी होता है, लेकिन वो नहीं देख पाता है क्योंकि वहाँ पर वो स्वयं मौजूद नहीं होता है। केवल किसी भी माध्यम द्वारा, डाक के माध्यम या किसी भी माध्यम द्वारा वह जो प्रश्नावली होती है वो उत्तरदाता के पास भेजी जाती है। जबकि अनुसंधानकर्ता अनुसूची में स्वयं घटनास्थल पर जाता है, उत्तरदाताओं के पास जाता है, तो वहाँ पर जाकर वो बेहतर तरीके से अवलोकन के माध्यम से या घटनास्थल के मुआयने के माध्यम से चीज़ों को कई बार वो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है, देख पाता है। कि सुनी सुनी बातों या लिखी लिखाई बातों पर ही बातें पूरी तरह से समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार किसी चीज को सही रूप में समझने के लिए उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। एक आप उदाहरण इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए उत्तरदाता लिखता है कि वो अपनी आय या अपने किसी मासिक आय या दूसरी आय के संदर्भ में या उससे कोई पूछा जाए और वो अपना उत्तर अपने हिसाब से कुछ भी भर के भेज सकता है। लेकिन अगर उत्तरदाता के सामने अनुसंधानकर्ता स्वयं बैठा होगा तो उसकी रहन सहन की स्थिति को देखकर, उसके तौर तरीकों को देखकर, उसके पहनावे देखकर, मकान इत्यादि को देखकर वो उसकी आर्थिक स्थिति का काफ़ी हद तक अनुमान जो है स्वयं लगा सकता है। तो बहुत कुछ चीज़ें देखने से बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। तो अनुसूची में अध्ययनकर्ता जो है वो घटनास्थल का अवलोकन जो है करने का उसको अवसर मिलता है, जो कि एक अनुसंधान के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन एक मौका माना जा सकता है या एक बहुत बेहतरीन जो है उसका उपाय माना जा सकता है, जबकि प्रश्नावली में ये मौका जो है उसको नहीं मिल पाता। तो ये भी इसमें एक अंतर हमें देखने को मिलता है। पांचवा जो अंतर है कि अनुसूची का जो प्रयोग है वो अनुसूची का जो प्रयोग है वो किसी भी प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम पर किया जा सकता है। यहाँ पर मेन बात है साक्षरता के आधार, क्योंकि प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं अपना उत्तर भरता है, इसलिए प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों के यहाँ पर ही
जहाँ पर शिक्षित उत्तरदाता हों, जहाँ पर साक्षर उत्तरदाता हों, केवल उनको ही अगर अनुसंधान में हमने सम्मिलित किया है तभी हम प्रश्नावली को काम में ले सकते हैं। जबकि अनुसूची के लिए उत्तरदाताओं का पढ़ा लिखा होना कहीं पर भी जरूरी नहीं है, उन्हें तो केवल उत्तर देना होता है और अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने उत्तर भरता। तो ये किसी भी प्रकार के शिक्षित, अशिक्षित, कम शिक्षित, सभी प्रकार के लोगों पर ये लागू की जा सकती है, इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। लेकिन समय के दृष्टिकोण से देखें तो प्रश्नावली में अपेक्षाकृत तौर पर देख तो समय कम लगता है, क्योंकि प्रश्नावली डाक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, अन्य माध्यम से उत्तरदाताओं के पास भेजी जाती है, उत्तरदाता उसको भरकर भेज देता है। डाक और ये सब चीज़ें भेजने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं के पास जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाने में, प्रत्येक उत्तरदाता के पास जाने में उसको निश्चित तौर पर एक लंबा समय उसको लगेगा। तो समय का जहाँ तक सवाल है, प्रश्नावली अधिक उपयुक्त प्रणाली के अंतर्गत आती है, जबकि अनुसूची में समय अधिक लगता है। इसी प्रकार से अनुसूची में सूचना देते वक्त सूचनादाता संभवतया संकोच या थोड़ी झिझक महसूस करे, क्योंकि अनुसूची में उत्तरदाता के सामने साक्षात्कारकर्ता स्वयं खड़ा है या अनुसंधानकर्ता स्वयं खड़ा है, वो खुद बैठा है और वो उसको लिख रहा है उसके सामने बैठकर। तो कई बार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने होने से भी झिझक हो जाती है और वो सामने देख रहा है, वो अपनी उसकी कई भी बातों को नोट कर रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो बातों को छुपाने का प्रयास करेगा या उसमें झिझक आएगी या बातों को थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ये अनुसूची में तो संभव है, लेकिन प्रश्नावली में चूंकि वो अकेला बैठकर अपना उत्तर दे रहा है, तो वहां पर वो थोड़े खुले स्वरूप में, खुले विचारों के माध्यम से, बिना किसी संकोच के अपने उत्तरों को लिखने में संभव वो सक्षम हो पाए। तो जहाँ तक एक सही सूचना का ताल्लुक है या संकोच का जहाँ तक ताल्लुक है, झिझक का तक ताल्लुक है, अनुसूची में उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति में झिझक महसूस कर सकता है, संकोच महसूस कर सकता है, जबकि प्रश्नावली में ऐसी संभावना नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर ये दूसरा बिंदु आ रहा है कि गोपनीय और व्यक्तिगत जो सूचनाएं हैं वो अनुसूची में प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अनुसूची में उत्तरदाता के सामने प्रश्न की अनुसंधानकर्ता स्वयं खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं एक झिझक, एक संकोच, एक समस्या उसके सामने हो सकती है। लेकिन प्रश्नावली में चूंकि वो एकांत में बैठकर उत्तर दे रहा है, उसका अनुसंधानकर्ता से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, वो आमने सामने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो वह संभवतः ज़्यादा बेहतर तरीके से खुलकर अपनी गोपनीय और व्यक्तिगत बातों को भी उसमें लिखने में शायद वो संकोच न करे, या वो सूचनाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकता है। निदर्शन प्रणाली का जहाँ तक प्रयोग है, वह अनुसूची हो या प्रश्नावली हो, हम निदर्शन प्रणाली का उपयोग तो संभवतया अनुसूची में ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमें हर एक उत्तरदाता के पास में जाना होता है। प्रश्नावली में हम एक साथ में सभी लोगों को, बगैर किसी निदर्शन के, हम सभी लोगों को एक साथ में प्रश्नावली जो है भेज सकते हैं, तो उसमें निदर्शन प्रणाली की इतनी आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। निदर्शन, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, मैंने इस टॉपिक को आपको क्लास में पहले ही करवा दिया है। निदर्शन यानी कि सैंपलिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्तरदाता हों और सभी के पास में जाकर हमारे को अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं हो, तो वहाँ पर हम अपने अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन समग्र में से एक छोटी प्रतिनिधित्वपूर्ण समग्र की इकाइयों को हम चयन कर लेते हैं। जैसा कि निदर्शन की परिभाषा में भी दिया गया है कि निदर्शन समग्र का एक छोटा स्वरूप होता है जो समग्र सभी का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम बस कुछ लोगों का चयन उसमें से कर लें और सभी लोगों के पास में जाकर हर एक उत्तर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि जब बाज़ार में हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, विशेषकर धान वगैरह खरीदने जाते हैं, गेहूँ या बाजरी, या उसकी जब वो ढेरी पड़ी होती है, तो उसमें से हम कुछ गेहूँ, कुछ बाजरी वगैरह, कुछ वैसे ही हाथ में उठाकर ऐसे देखते हैं और उसके आधार पर हमें लग जाता है कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी क्या है। हमें एक एक दाने को उठाकर चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस रूप में अगर देखें तो
निदर्शन प्रणाली का जो उपयोगिता है वो अनुसूची में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति मिलना संभव नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर हम इसको काम में ले सकते हैं। प्रश्नावली में हम सभी लोगों को एक साथ में भेज सकते हैं, वहाँ पर निदर्शन प्रणाली की इतनी आवश्यकता हमें नहीं देखने को मिलती है। इसी प्रकार से सूचनादाता का शिक्षित होना जरूरी है प्रश्नावली के लिए, जैसा कि पहले भी है कहा है मैंने इस चीज़ को। और अनुसूची में कहीं पर भी उत्तरदाता का शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसे केवल पूछकर उत्तर हमें भरना होता है, अनुसंधानकर्ता को स्वयं को भरना होता है, इसलिए उसमें ऐसी कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार से अनुसूची में जो उत्तर प्राप्त किए जाते हैं वो संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें हाथों हाथ सारे प्रश्नों को भरना होता है, उत्तरों को उनको पूछकर भरना होता है। तो अधिकांश से अनुसूची में संक्षिप्त प्रकार के या छोटे प्रकार के प्रश्न भरे जाते हैं। प्रश्नावली में उत्तरों की प्रकृति विश्लेषणात्मक रूप से भी हो सकती है, क्योंकि उत्तर स्वयं उसको भरता है, तो उसको विचारात्मक या विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों का भी उसमें सम्मिलित जो है उनको किया जा सकता है। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, ये ऐसा कोई भी अनिवार्य नहीं है कि अनुसूची में हम विश्लेषणात्मक प्रकृति के प्रश्न नहीं पूछें, पर अधिकांश से चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं वहाँ पर बैठकर उत्तर भरता है, तो बहुत ज़्यादा विश्लेषण अगर होगा तो उसको सही ढंग से भर पाएगा, ये संभव नहीं हो पाता है, या उसमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है। इसलिए अनुसूची और प्रश्नावली में एक कई अंतर ये भी एक देखने को मिलता है। जहाँ तक वैज्ञानिकता का तत्व है वो अनुसूची में अधिक हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता के सामने बैठकर उत्तर भर रहा है, तो उसको पता है कि उसका उत्तरदाता जो उत्तर दे रहा है वही उसको भर रहा है। प्रश्नावली में ऐसी संभावना बनती है कि प्रश्नावली संभवतया उत्तर देते वक्त या उत्तर भरते वक्त वह व्यक्ति स्वयं भरे। पहली बात तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, उत्तर वो किसी और के माध्यम से भी भरवा सकता है, और उसके उत्तरों में कितनी सच्चाई है वो चूंकि हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो वो एक विश्लेषण करने का मौका वहाँ पर प्रश्नावली में नहीं मिलता है। तो जहाँ तक वैज्ञानिकता की बात है, जहाँ तक तटस्थता की बात है, जहाँ तक जैसा है वैसे की बात है, वो हमें अनुसूची में देखने को ज़्यादा मिलती है बनिस्बत की प्रश्नावली के। अनुसूची जो एक ऐसा विषय है जिसमें अवलोकन भी किया जा सकता है, जैसा कि अवलोकन अपने आप में, ऑब्जर्वेशन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रविधि है तथ्य संकलन की, लेकिन अनुसूची में हम साथ साथ में अवलोकन भी कर सकते हैं, जबकि प्रश्नावली में अवलोकन किया जाना संभव नहीं होता है। अवलोकन, जैसा कि मैंने समझाया भी था आप लोगों को, कि जब किसी उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी चीज़ को देखा जाता है, किसी उद्देश्य विशेष को लेकर घटनाक्रम को देखना, परिस्थितियों को देखना, वस्तुओं को देखना अवलोकन के अंतर्गत आता है। तो अवलोकन करने की जो संभावना है वो निश्चित तौर पर अनुसूची में होती है। प्रश्नावली में अवलोकन की जो है किसी प्रकार की कोई हमें मौका नहीं मिलता है अनुसंधानकर्ता के रूप में। वो केवल हमें प्रश्नावली के अंतर्गत केवल अपने उत्तरदाता के उत्तरों पर ही पूरा भरोसा करते हुए उसको करना होता है। लेकिन अनुसूची में जहाँ पर ये खूबी है, तो ये भी इसमें अंतर भी है, और इसकी कमी भी आप कह सकते हैं कि अनुसूची में जो है एक खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि उसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है, बार बार जगहों पर जाएगा आएगा, और भी बहुत सी चीज़ें होगी, तो उसमें पैसा उसका खर्च ज़्यादा होगा। जबकि प्रश्नावली चूँकि डाक के माध्यम से या मेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भेजी जा सकती है, तो उसमें अपेक्षाकृत तौर पर खर्चा जो है वो कम आता है। इसी प्रकार से अनुसूची पद्धति के माध्यम से प्रतिनिधि निदर्शन का चुनाव किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली के बाद जो निदर्शन चुना जाता है वो प्रतिनिधि के रूप में हम चुन पाएँ, इसमें थोड़ी एक समस्या है। निदर्शन की खैर बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। निदर्शन की जहाँ तक संभावना है वो अनुसूची में हमें ज़्यादा इसमें होती है, जबकि प्रश्नावली में निदर्शन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। गहन सूचनाओं का जहाँ तक सवाल है, अनुसूची के माध्यम से हम गहन सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनको बहुत ज़्यादा विश्वसनीय या बहुत ज़्यादा नहीं माना जा सकता है, और वह उत्तरदाता के खुद की विचारधारा पर निर्भर करता है। तो इस रूप में देखें तो मोटे तौर पर ये कुछ अंतर हैं जो अनुसूची और प्रश्नावली में हमें देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से फिर से एक बार
अनुसूची क्या है, प्रश्नावली क्या है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात की है। हालांकि चूंकि ये जो माध्यम है इसमें कई बार कहीं कुछ शब्दों में भी ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मुखबिर लिखा हुआ, तो मुखबिर का मतलब होता है जो उत्तरदाता जो हमारे हैं, क्योंकि ये उससे इंग्लिश अनुवाद हुआ है हिंदी में, तो ये कई बार उसमें समस्या आ जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो होती हैं इनको थोड़ा सा आप उसको देखें। लेकिन मेन बात ये है कि मैं ये टॉपिक आपको पूरी डिटेल में करवा चुका हूँ, लेकिन लास्ट जो थोड़ा सा टॉपिक रहा था उसको मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया है। और इस रूप में हम अनुसूची और प्रश्नावली का जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।